जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे साइंस का, जो पक्का आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में देखने को मिलेंगे। फाइनली आपका एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुका है, तो चलिए ऐसे में लास्ट समय में बेहद ही खास क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो सीधा और सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और विशेष रूप से हम चर्चा भी करते रहेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास लेके आ रहे हैं, तो अब बस ज्वाइन कर ले, एकदम देख लिया कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल यहाँ से आपको टच करेंगे, क्योंकि कई वर्षों का अनुभव भी है हमें। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अगर आंसर पता है तो कॉमेंट करेंगे, नहीं पता तो याद करते चलेंगे सभी सवाल का। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? यहाँ पे क्या बोला कि वायु का प्रदूषक वो नहीं है। क्या SO2 है, CO2 है या DDT है? क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान देंगे, अगर बात करें कि वायु प्रदूषक नहीं है तो CO2 जो है वो वायु प्रदूषक रूप में नहीं आता है, या ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे धरती से समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पूरा बर्फ का गोला बन जाएगा। ठीक है, तो CO2 वायु प्रदूषक रूप में नहीं जाना जाता है। आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। प्रथम जीव की उत्पत्ति, आप लोग कमेंट करें फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर। हम चर्चा भी करते चलेंगे सभी सवालों पे। क्या पृथ्वी पर, हवा में, जल में, या किसी अन्य ग्रह पर? यानी सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई वो कहाँ हुई? तो ध्यान देंगे, राइट आंसर की बात करें, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है जिनका मान्यता है कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो जल से हुआ है, समुद्र से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ध्यान समझेंगे कि जीव की उत्पत्ति किससे होती है, तो जीव से होती है। यह कथन सत्यापित किया था क्या लुई पास्चर ने, वान हेलमांट ने, या रॉबर्ट हुक ने, या ओपेरिन ने? किसने बताए थे? याद रखेंगे, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन का सत्यापन जो है ओपेरिन ने किए थे। ये 11th क्लास का आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको निचोड़ पता चल जाएगा। ठीक है, किस आगे चलते हैं। तो जीव की उत्पत्ति जीव ओपेरिन ने किया था। जीव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जल से होती है, समुद्र से। ठीक है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ध्यान दें, क्या लिखा हो? कॉफी। तो कॉफी प्राप्त होती है कहाँ से? क्या फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, या फलों से? याद रखेंगे, कॉफी की बात है तो कॉफी जो प्राप्त की जाती है वो बीजों से प्राप्त की जाती है। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मॉडल सेट आपके पास है तो उठा के देख सकते हैं। ठीक है, और हम बहुत ही गेसिंग करके आप लोग बीच में लेके आ रहे हैं सवाल। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन जिसे तंबाकू बोला जाता है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। हम इसका आंसर आप लोगों को पहले ही बता दिए। निकोटीन नशा वाला पदार्थ होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है। जैसे खैनी, गुटखा वगैरह जो भी ग्रहण करते हैं उसमें क्या निकोटीन पाया जाता है, विशेष प्रकार के सिगरेट या तंबाकू में। ठीक है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे, जिससे नशा भी चढ़ते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला कीट भक्षी पौधा है। देखिए यहाँ पे क्या देख, कीट भक्षी पौधा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि राइट आंसर की बात करें, कीट भक्षी यानी एक ऐसा पौधा है जिसे आप देखेंगे कि उसमें कांटा टाइप का लगा रहता है, खुला रहा है। जब भी इसमें कोई कीड़ा इसका मकरंद चूसने के लिए आता है वो पैक हो जाता है, वो कीड़े को ही क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो उसी को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। कौन है? कैमरवेल है, गुलाब है, ड्रोसेरा है, या नागफनी? याद रखेंगे ये है ड्रोसेरा, जो है एक प्रकार की कीटभक्षी पौधा होता है, कीड़ों मकोड़ों खा जाता है। आगे चलते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान देंगे कि एक बार सवाल ये क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए इस वैज्ञानिक यानी चारों ऑप्शन में से एक वैज्ञानिक है को कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त मिला था? याद रखेंगे, 1962 ईस्वी में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए मिला था। किसे मिला था? तो बिल्कुल सबको पता होगा, ये ब्रिगेस एवं क्रिक को मिला था। किसे? ब्रिगेस एवं क्रिक को मिला था। किसका प्राप्त करने के लिए? तो डीएनए का मॉडल प्राप्त करने के लिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अनुवांशिक के जन्मदाता हैं। अनुवांशिक यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते आता है उसे वो क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। तो इसके जन्मदाता कौन है?
क्या लेमार्क है, डार्विन है, खुरान है या मेंडल। यानी अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी के बारे में जो बताया है वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि मेंडल ने ही मटर के पौधों का 7 पीढ़ियों तक के अध्ययन किए थे और उनमें जो विभिन्न परिवर्तन होते हैं उसे अनुवांशिकी का इसी के आधार पर परिभाषा दिए थे। ठीक है, तो अनुवांशिकी का पिता किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। एग्जाम काफ़ी नज़दीक में है, यानी आपके पास फरवरी चल रहा है, मार्च यानी 30 मार्च तक के आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आलू क्या है, ठीक है, आलू क्या है। बात यहाँ पे कि आलू के बारे में पूछे कि आलू आखिर है तो क्या है, कि जड़ है, तना, फल है या बीज है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आलू आप यूज भी करते होंगे, तो ज़रा बताएं क्या है। तो देखेंगे कि आलू जो है, तो आलू एक प्रकार का क्या है, तना है। आलू एक प्रकार का क्या है, तना है। ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग जड़ नहीं खाते हैं, आलू क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। चेचक, चेचक के वैक्सीन, वैक्सीन जिसको क्या बोलते हैं, टीका बोला जाता है। ठीक है ना, वैक्सीन जिसको टीका भी बोल सकते हैं। तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। चेचक के टीका किसने खोज किया है। ऑप्शन की बात करें, चलिए फटाफट से आप लोग बताएं। लुई पास्चर ने, ग्रेगर जेंडर ने, या लिस्टर ने, या साल्क ने। क्या होगा राइट आंसर। तो ग्रेगर है ना, डॉक्टर जेनर ने जो है चेचक के टीके का खोज किए थे सर्वप्रथम। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वीडियो में बने रहेंगे, बेहतर ही सवाल है सभी के सभी। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी, ठीक है, पर काबू पा लिया गया है। कौन सी ऐसी बीमारी है जिस पे काबू पा लिया गया है। क्या टीबी पर है, कैंसर पर है, जोड़ों को है ना डिसऑर्डर पर है, या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर है। राइट आंसर की बात करें, याद रखेंगे कि किस बीमारी पर काबू पा लिया गया, यानी किस बीमारी का इलाज संभव हो पाया है। तो टीबी के बीमारी का इलाज संभव हो पाया, यानी इस पर लोग काबू पा लिया गया। आज भी कैंसर का पूरी तरीके से इलाज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। वसा यानी फैट जिसको चर्बी कहा जाता है। तो भारत के लोग है ना, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है ज़रा बताएं। ठीक है, याद रखेंगे पाया जाता है 1 से 30 ग्राम ppm DDT पाया जाता है। भारत के लोगों को वसा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लेंगे सभी को। आगे, प्राकृतिक कीटनाशक है ना एजाडिरकाटिन प्राप्त होता है। ध्यान समझेंगे क्या दिया कि प्राकृतिक जो है कीटनाशक एजाडिरकाटिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से। क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे कि जो प्राकृतिक कीटनाशक है, आप खुद से दिमाग लगाएं कि देखते होंगे कि घरों में क्या होता है, चावल गेहूं जो भी हो लंबे समय तक रहने तो उसमें नीम का पत्ता तोड़ के डाल दिया जाता है, जिसमें उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो एक प्रकार का क्या प्राकृतिक कीटनाशक है ना। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकाटिन प्राप्त किया जाता है नीम से। ऑप्शन की बात करें बी हो जाएंगे। अगला सवाल, एंटीबायोटिक होती है। ध्यान देंगे, एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है, यानी एंटीबायोटिक दवा क्या होती है, पौधे होते हैं, दवाएं होते हैं, सीरम होती है, टॉक्सिन होती और टॉक्सिस होती है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, याद रखेंगे तो एंटीबायोटिक एक प्रकार की क्या होती है, दवाएं होती है। बिल्कुल, जब कोई बीमारी होता है तो उस बीमारी के साथ साथ में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है, तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जिस जीवाणु के कारण जो बीमारी होते हैं उसे। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। बिल्कुल सबको पता होगा और हम कई बार पहले भी क्लास लिए हैं जिसमें एक क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं कि दूध को दही बनाने वाला कौन है। खमीर है, लैक्टोबैसिलस है, राइजोपस है, या राइजोबियम है। राइट आंसर क्या होगा। याद रखेंगे कि दूध को दही में जो बनाता है तो दूध क्या बनाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे फायदे के लिए होते हैं। तो अगर आप दही खाते हैं तो दही किसके वजह से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण होते हैं। और ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक अति लाभदायक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। किस रूप में इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है, क्या मैड काउ डिजीज के रूप में, या स्वाइन फ्लू के रूप में, या कॉमन फ्लू के रूप में, या रेबिज के रूप में। तो इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है उसे किस रूप में ज़्यादा जाना जाता है, याद रखेंगे है ना। इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में। क्या, स्वाइन फ्लू के रूप में इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है।
ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। नहीं याद है, याद करते चलें, क्योंकि सभी के सभी एकदम लाजवाब सवाल है, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। रडार का आविष्कार कौन था? रडार, ठीक है। रडार क्या करता है, तो वायुमंडल में, ठीक है, किसी दूसरे देशों के द्वारा जो जहाज हो या कुछ मिसाइल वगैरह छोड़ दी जाती है, तो उस रडार के माध्यम से ही क्या कर लिया जाता है, पता लगा लिया जाता है सिग्नल संकेत के रूप में। तो रडार का खोज करने वाले कौन थे? ठीक है, याद रखेंगे, रडार का खोज करने वाले हैं रॉबर्ट वाटसन। क्या? रॉबर्ट वाटसन ने रडार का खोज किया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समान कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, थोड़ा सा कोई सवाल जो होते हैं थोड़ा टेढ़िया टाइप के होते हैं। देखिए दिया हुआ है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन, ठीक है, द्वारा समान कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखेंगे, है ना। ये क्या होता है, यकृत जो होता है प्रभावित होता है। किसके माध्यम से? तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा जो होता है या यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बिल्कुल हम पहले भी क्वेश्चन क्लियर करवा चुके हैं। अगर मेरी लाइव क्लास में आप जुड़ते होंगे शाम को 7 बजे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। याद रखेंगे, कोबाल्ट 60 में जो पाया जाता है विटामिन B12 पाया जाता है। क्या? विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, जैसे ही क्वेश्चन देखिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। इनमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी ब्लड प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्या? स्फिग्मोमैनोमीटर के यंत्र के माध्यम से ही ब्लड प्रेशर मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, mm होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल के क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21 नंबर, कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु उपयोग होता है? क्या दिया हुआ है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है? 21 नंबर सवाल का आंसर बताना है। याद रखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्या? यूरेनियम का। यूरेनियम बहुत ही विशाल, ये नाभिकीय ऊर्जा, विशाल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि लोलक का कालावधि, यानी इसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, कि लोलक की कार्य अवधि या कालावधि क्या होती है? क्या द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या समय के ऊपर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर निर्भर करती है? लोलक आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए घड़ी उस टाइप का भी होता है जिसमें लोलक की तरह क्या करते रहे, आगे पीछे एक ही बिंदु के इर्द गिर्द गति करते रहते हैं, उसे लोलक गति कहा जाता है। तो लोलक गति की कला विधि जो होती है, टाइम पीरियड होती है, किस पर निर्भर करता है? ये सवाल दिया गया। याद रखेंगे, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। क्या? उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई जो है किस तरह संकेत करती है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण संकेत करती है, उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करती है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 90% कह सकते हैं, 90-95% क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लगभग जो हम बहुत सारे सवाल क्लियर करने वाले हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? बिल्कुल आप लोग 9th क्लास का बुक पढ़े होंगे, जिसमें वर्णन किया गया है कि प्रकाश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, यानी श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन हम लोग जानते हैं कि तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उद्वेलित करके, या अणुओं को दलित करके। ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, अगर तंतु को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, श्वेत प्रकाश प्राप्त होती है। क्या होती है? अगर आप देखते होंगे हाइलोजन को आप देखे होंगे, ठीक है, तो हाइलोजन में क्या रहता है, टंगस्टन रहता है, और उस टंगस्टन तेजी से क्या किया जाता है, उसमें करंट दिया जाता है, तो हीट होता है मात्रा में, अधिक मात्रा में, लाल होता है खूब, तो उससे क्या निकलती है, रोशनी निकलती है। और ऐसे नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है हीटर वगैरह में। अगला सवाल हमारे पास कि महासागरों में
ऊंची जल तरंगे होती है। महासागरों में ऊंची जल तरंगे होती है। कैसे होती है? क्या भूकंप से होती है, सूर्य से होती है, तारों से होती है, चंद्रमा से होती है? बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। ध्यान समझेगा कि महासागरों में जो ऊंची जल तरंगे पूछा है, तो समुद्र में सुनामी कैसे आती है? तो ये होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, जिससे समुद्र में क्या होती है? हलचल होती है, जिससे क्या सुनामी कहा जाता है। तो जल तरंगे जो उत्पन्न होती है वो चंद्रमा के आकर्षण के कारण होती है। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारे पास कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। बिल्कुल ये पहले वाले क्लास में ही हम क्लियर कर चुके हैं कि कैसे होता है, ठीक है। पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलने से। तो यहाँ पे पूछा है कमरे को कैसे ठंडे किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप लोग देखो कि कमरे में अगर एसी लगा हुआ है तो पूरा रूम क्या होता है? ठंडा होता है। तो एसी से क्या निकलती है? ठंडी ठंडी हवा, यानी संपीड़ित है। संपीड़ित मतलब जमा किया हुआ हवा को छोड़ा जाता है, तो रूम क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, बशर्ते रूम पैक होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को चलते। 26 नंबर सवाल है कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका? बिल्कुल इसके बारे में हम समझा चुके हैं। लगभग अधिकतर क्वेश्चन को हम क्लियर करते जा रहे हैं साइंस का, ठीक है। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, आपको बहुत फायदेमंद होगा, बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना होगा, ठीक है। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका जो अपनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसे एक प्रिज्म के रंगों से अलग किया जा सकता है, या फिल्टर के रंगों से अलग किया जा सकता है, पौधे के रंगों से अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसका, तो एक प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग किया जा सकता है। देखिए इसके लिए न्यूटन महोदय एक प्रयोग किए थे कि जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बंट जाता है। लेकिन वही फिर एक उल्टा प्रिज्म रखते हैं और 7 रंग दूसरे प्रिज्म में जाता है, तो वहाँ से फिर एक रंग प्राप्त हो जाता है। तो इससे ये पता चला था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है, और जब 7 रंग मिलते हैं तो फिर से एक श्वेत रंग बन जाता है। तो इसे कैसे अलग कर सकते हैं? तो एक प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण है, तो बिल्कुल सिंपल से तरीका से समझेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 26, 28, ठीक है। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, 27 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 28 के बारे में जानेंगे। सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब बीच में क्या होना जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का रोशनी पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं आता है, जिसे क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है। बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, जिसकी वजह से सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या देखेंगे? सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? कब होता है सबसे छोटा दिन? याद रखेंगे सबसे छोटे दिन की अगर बात करें तो ये होता है दिसंबर के महीने में होता है, और यह 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा? तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है यानी सोना भी पिघल जाता है, वो किस में? क्या सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? देखिए राइट आंसर की बात करें, अगर सोना पिघलाने की बात करें तो सोना चांदी यानी जिसे आभूषण कहा जाता है, और इसे पिघलाया जा सकता है कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl 3 भाग होना चाहिए, और नाइट्रिक NO3 जो होता है ये कितने भाग होना चाहिए? 1 भाग होना चाहिए। 3 भाग और ये 1 भाग अगर अनुपात रूप में रहे एसिड, तो क्या होता है? सोना यानी आभूषण भी पिघल जाते हैं, सोना चांदी। अगला सवाल है, दिया हुआ कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? बिल्कुल आप देखे होंगे कि कई बार अगर घर पे चूहा ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, चूहा का पैकेट अगर खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब खरीदना भी नहीं चाहिए। तो चूहे मारने वाली जो दवा होती है उसमें पैकेट पे लिखा रहता है रसायन पदार्थ का नाम। अब इतना हिंट्स कर दिया, आप लोग फटाफट से बताएं कौन सा रसायन ये रहता है? पोटेशियम साइनाइड रहता है। पोटेशियम साइनाइड रहता है, चूहा मारने की दवा होती है। अगर इंसान भी इसे चाट ले तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला सवाल है, हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलने में
क्या बनेगा? याद रखेंगे हाइड्रोजन को जलने में जो बनता है क्या बनता है? पानी बनता है। क्या? पानी बनता है। ऑप्शन याद रखेंगे डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन याद नहीं करना, पहले ऑप्शन आपको समझ जाना कि हाइड्रोजन को जलने में क्या बनता है? तो जल बनता है, ठीक है, यानी जिसे पानी कहा जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु है? देखिए क्या दिया हुआ है कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। मायोग्लोबिन में, तो मायोग्लोबिन में अगर धातु की बात करें, ठीक है, तो लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है मायोग्लोबिन में, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे एस्प्रिन। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? 34 नंबर सवाल के आंसर। तो एस्प्रिन यहाँ पे दिया हुआ। एस्प्रिन की बात करें तो ये एक पेड़ से प्राप्त होता है एस्प्रिन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक होता है स्प्रिट होता है, तो स्प्रिट यानी जो डॉक्टर आप लोग इंजेक्शन देने की बात करते हैं, तो इंजेक्शन देने के पहले आपको रगड़ा जाता है जहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं, उसे स्प्रिट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कि पीतल कौन सी घाटियाँ का मिश्रण है? सॉरी, पीतल किस धातुओं का मिश्रण है? क्या है? धातुओं का मिश्रण है, ये बताना है आप लोग को, ठीक है। तो देखेंगे पीतल की अगर मिश्रण बताएं कि पीतल में क्या क्या मिला के बनाया जाता है, तो याद रखेंगे तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिल करके क्या बनता है? पीतल बनता है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे राइट आंसर। अगला सवाल है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। देखिए तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। आखिर मूल कारण क्या है? क्या अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, या परावैंगिक किरणों के कारण? 36 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे? तो तैरने के कारण तालाब में है ना, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका मूल कारण की अगर हम बात कर ले तो ये क्लोरीन के कारण ही होती है। क्या? क्लोरीन के कारण होती है। अभी नहीं कि आप गांव वाले तालाब में नहा रहे हैं तो त्वचा आपकी जल जाएगी, वैसा नहीं है। तैरने के तालाब है, ठीक है, तो इसमें विशेष रूप से केमिकल पदार्थ यानी क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन बहुत ही कीटाणुनाशक पदार्थ है। इसे अगर एक बूंद अगर एक बाल्टी में डाल देते हैं तो उस बाल्टी के अंदर जितने भी जो जीवाणु हैं सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। आगे पोछा वगैरह लगाया जाता है तो उसमें आपको फिनाइल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होगा? अब सिंपल सा सवाल है कि विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रहा है? गति में परिवर्तित होती है, तब क्या होगा? ऊष्मा का कोई हानि नहीं होगी। क्या 50% ऊष्मा की हानि होती है? 30% ऊष्मा की हानि होती है? 80% ऊष्मा की हानि होती है? क्या होगा? 37 नंबर। याद रखेंगे कि जब विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है गति में तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। ऊष्मा यानी गर्म हो जाता है। देखते हैं अगर पंखा वगैरह घूम रहा है तो घूमते घूमते क्या होता है? वो पंखा बहुत ही गर्म हो जाता है, यानी उससे ऊष्मा की हानि होती है। कितना? 30% की हानि होती है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास 38 नंबर कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 38 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे कि शक्कर के किण्वन से जो बनता है वो इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या? इथाइल एल्कोहल बनता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल बनता है। अम्ल वर्षा होती है। यह अम्ल वर्षा बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं कि बेमौसम में जब वर्षा होती है, गर्मी के दिनों में अगर बरसात होती है तो उसे अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है। और अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? कारखानों से, पेट्रोलों से, कोयले जलने से, या लकड़ी से। अब तो समझ में आता हो कि वर्षा तो जब भी होती है तो बादल से होती है, आकाश से होती है, ये कारखानों से कब से होने लगा? ठीक है, राइट आंसर की बात करें याद रखेंगे कि ये कारखानों के कारण ही होती है। अब कहें कैसे? तो कारखानों के जलने है ना, कारखानों में अनेक प्रकार की केमिकल रासायनिक पदार्थ वगैरह जलते रहते हैं, जिससे आपका बनता है NO2 और SO2 बन जाता है। NO2 जो है वो वायुमंडल में बाकी गैसों से बिखर के नाइट्रिक एसिड बना लेता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और ये जब बादल पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है, जो क्या कहा जाता है ना, उसे अम्ल वर्षा, जो वर्षा होती है उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसके वजह होने से जितने भी फसलें होते हैं लगभग सभी बेकार हो जाते हैं। पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है और भूमि भी बंजर होने लगते हैं, तो बहुत ही खतरनाक होता है। आगे, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक उपयोग करेंगे?
तो गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उर्वरक यानी जो खाद का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या पाया जाता है, याद रखेंगे गेहूं की खेती के लिए उसमें नाइट्रोजन का उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर की बात हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 41 नंबर सवाल है, बस 10 क्वेश्चन और है, बने रहेंगे वीडियो में। हर एक सवाल आपके पास हम तोड़ तोड़ कर समझाने का प्रयास करें, अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा और एग्जाम में बिल्कुल 20 साइंस आप बना करके आएंगे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह कि चंद्रमा पर से कोई पत्थर को उठा करके कहाँ लाया जा रहा है, पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। याद रखेंगे अगर कोई वस्तु वहाँ ऊपर से लेकर के आया जा रहा है तो भार है, तो भार क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, भार बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान यानी जितना बड़ा आकृति में उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन उसका भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कहने का मतलब ये कैसे हुआ, तो अगर बात करें कि अगर मनुष्य जो है यहाँ 60 kg का है, कितना kg का है, 60 kg का है, अगर पृथ्वी पे अगर वही चंद्रमा पे जाता है तो 1/6 होता है, यानी 60 गुने 1/6 करेंगे तो चंद्रमा पर उसका भार लगभग 10 kg का होगा। कितना, तो 10 kg का। तो व्यक्ति का छोटा बच्चा तो नहीं बन जाएगा 10 kg का, नहीं, व्यक्ति उतना ही बड़ा रहेगा जितना बड़ा पृथ्वी पे है, लेकिन चंद्रमा पर उसका, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मात्रा कम है, ना के बराबर है, जिसकी वजह से ऐसा भार बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में, ठीक है, ऊपर नीचे जाने के लिए होता है, बड़े बड़े कई मंजिला जो मकानें होती है उसमें लिफ्ट लगाया जाता है, और ध्यान समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा आपको, जीवन में कभी भी ये सब क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं अगर बारीकी से समझ जाते होते। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा, है ना, भार द्वारा रहा बल। आप ये समझिएगा कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप खड़े हैं आपका जो भार है वो क्या होगा। लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, या लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, या लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रारंभ नहीं होगा। 42 नंबर सवाल का आंसर देखिए। सबसे बड़ी बात है कि त्वरण अगर दिया हो तो त्वरण कैसा मात्रा मीटर प्रति सेकेंड है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे तो नहीं होगा, और ये बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जब मेला में झूला अगर झूलते होंगे तो आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे तो आपका भार काफ़ी बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपको लगेगा कि भार मेरे अंदर है ही नहीं, एक हवा जैसा बन जाते हैं ना, बहुत हल्का फील होता है। तो इसका कारण ये गुरुत्वाकर्षण और ये त्वरण के कारण होते हैं। तो ऑप्शन की ए या बी क्या होगा राइट आंसर, तो देखेंगे। बात करें कि अगर आप नीचे आते हैं तो आपका क्या होता है, ठीक है, ऊपर जाते समय सुने नहीं, ऊपर जाते समय भार लगता है, बढ़ जाता है, लेकिन नीचे आते समय क्या होता है, भार शून्य हो जाता है, यानी भार ना घबरा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो चीज़ों को समझना सीखेंगे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, यानी जो फ्यूज तार प्रयोग किया जाता है वो किस पदार्थ का बना होता है। टीन का, शीशा का, निकेल का, टीन शीशे की एक मिश्र धातु होती है। 43 नंबर याद रखेंगे। बात करें कि जो फ्यूज होता है वो फ्यूज जो होता है क्या, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, कि जब तार में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो ये फ्यूज तार जो होता है वो ऊष्मा पा करके गर्म होकर के टूट जाता है, जिससे घरों में लगे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, जितनी भी सामग्री होती है, बल्ब, सभी जलने से बच जाते हैं, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। बिल्कुल सबको पता होगा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगर इसे हम बात करें तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसे एथिलीन एसिटिलीन बोला जाता है। एथिलीन बोले या तो आप एसिटिलीन बोल सकते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, तो विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है एक प्रकार की क्या है, क्या नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, या सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है। तो देखिए
विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक प्रकार का एस्टर है। क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। ऑप्शन डी। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? अब यहाँ पे हम चर्चा भी करेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। देखिए, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया और रेडॉन हो गया। तो बात करें, ये सभी उत्कृष्ट गैस है, लेकिन उत्कृष्ट गैस में जो रेडॉन है यह एक नोबेल गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर 46 का। शुष्क बर्फ क्या है? देखिए, शुष्क बर्फ बोला है तो शुष्क बर्फ क्या होते हैं? अब ये शुष्क बर्फ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो बिल्कुल आप फ्रिज के नाम सुने होंगे, तो फ्रिज में देखते हैं कि लाइन दिया जाता है तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी खाली हवा निकलती है। और क्या होता है? फ्रिज ठंडा कर दिया जाता है सही वस्तु को, यानी उसके अंदर क्या पाया जाता है? याद रखेंगे, ये ठोस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो CO2 जो होता है किस रूप में होता है? वो ठोस के रूप में होता है, जो एक शुष्क बर्फ के रूप में काम करता है। ऑप्शन की बात करें बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने का आवश्यक होता है? यानी खून जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, और थोड़ी सी हम चर्चा भी कर देंगे ताकि आप लोग जान जाएं इसके बारे में। क्योंकि विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की वजह से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो होता है गाजर होता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी जो होता है एस्कर्बिक एसिड से बोला जाता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी यानी चमड़ा संबंधित रोग होता है। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो होता है आंवला या संतरा या खट्टे पदार्थ होते हैं। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो कई माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, यानी व्यक्ति में जिसमें विटामिन ई की कमी हो वो कभी पाप नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और विटामिन के जो है वो विटामिन के इसके माध्यम से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता अगर विटामिन के की कमी हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर 49 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन हार्मोन है? हार्मोन है, ये पहले भी क्लियर करवा चुके हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। डीएनए क्या है? तो डीएनए एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आखिरी सवाल बचा है और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ताकि हमको पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल आपका इसका रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा। 1 नंबर भी साइंस आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, मेरे पास बोर्ड नहीं तो हम आप लोग को मैथ भी बेहतर ढंग से क्लियर कर दें। कोशिश करेंगे, बोर्ड खरीदेंगे, डिजिटल बोर्ड तो चलेगा क्लास, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं हो पाएगा। विकास का कारण ये आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, आपको एग्जाम तक लगभग पूरे साइंस क्लियर करवाएंगे। साथ ही साथ GK GS की जो क्लास है वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।